नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में आज इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में एक दोहे के साथ, रामचरितमानस के एक दोहे के साथ बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024-25 के बजट को राम को समर्पित बताया, यानी कि जो ये बजट है ये राम बजट है। आज मंथन में हम उत्तर प्रदेश के राम बजट पर चर्चा करेंगे और इस राम वाले बजट में क्या है, क्या खास है, क्या इसमें राम राज्य की परिकल्पना की गई है या फिर चुनावी गुणागणित है। इसके उलट नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट में लाई गई मुख्यमंत्री की खेत सुरक्षा योजना पर चुटकी ली। ये चुटकी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी बजट के तंज कसते हुए इस पर कहा कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना तो शुरू हो रही है, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था सांड खेत सुरक्षा योजना। सपा अध्यक्ष ने कहा कि क्या इसके लिए कोई नई भर्ती होगी, कौन बचाएगा खेतों को। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस लोक लुभावन बजट को सिर्फ दिखावा, छलावा कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे हमले किए और सवाल पूछा कि इसमें पीडीए के लिए क्या है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या जो अगड़ा है, उसके लिए क्या है। और यूपी का बजट चाहे 7 लाख करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का, ये अखिलेश यादव कहते हैं, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए और जो पीडीए है उसके लिए क्या है। ये सवाल पूछा है, लेकिन राम बजट से राज साधने की क्या कोशिश है, इस पर आज मंथन में हम चर्चा करेंगे। यूपी का श्री राम बजट। भगवान श्री राम अभी 22 जनवरी को ही अयोध्या में वापस आए हैं, युगों के बाद, 500 सालों के संघर्ष के बाद। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत ही राम नाम से हुई। रामनामी ओढ़े विधानसभा में भाजपा के सदस्य पहुंचे थे और आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने श्री राम बजट प्रस्तुत कर दिया दोहे के साथ में। खन्ना जी ने बजट में क्या बातें कहीं, वो दोहा क्या है, सुन लीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने विशेष रूप से ये बात कही है कि धर्मशील लोगों के पास सुख, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य अपने आप जाता है। तो धर्मशील व्यक्ति हमारे पास बैठे मानते अपने आप जाता है मानते। उसमें कहा गया है 293-94 के बीच की चौपाई है मानवर कि जिम सरिता सागर मह जाई यद्यपि ताहि कामना नाही और तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाय सुभाए। मानवर, इसका भावार्थ यह है कि यद्यपि समुद्र कामना नहीं करता, लेकिन फिर भी नदियां उसी की तरफ जाती बिना बुलाए। इसी तरह से मान्यवर जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके पास सुख, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य अपने आप जाता है मान्यवर। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी के श्री राम बजट पर मुख्यमंत्री ने इसे क्यों संज्ञा दी श्री राम बजट की, वो भी सुनिए। और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का इसमें रिएक्शन भी आया है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं। और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली है, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा, जिनको माउस चलाना ना आता हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे। तो जैसे जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए, वैसे ही है कि हीरो फ्यूचर एनर्जी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एमओयू हो गए उसके भी। प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं, लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो कह रहे थे वो कहाँ है, पीडीए के लिए क्या है। और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से सांसद जीत कर दिल्ली की सरकार बना देते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बड़ी कंपनियों को लाने की बात आती है, तो ये सरकार दूसरे प्रदेशों में, केंद्र की सरकार दूसरे प्रदेशों में ले जाती है उन योजनाओं का। यूपी को फायदा नहीं मिलता। यूपी केवल सरकार बनाने का काम करता है बस।
चैलेंज के साथ में अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ है। और अभी थोड़ी दिनों बाद प्रधानमंत्री जी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फिर करने जा रहे हैं लखनऊ में। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और सरकार कह रही है श्री राम बजट है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं श्री राम बजट है, लोक मंगल को समेटे हुए समग्र विकास इस बजट में है। अब श्री राम बजट अगर नाम दिया है, राम भगवान को समर्पित किया है, तो भगवान की नगरी श्री अयोध्या धाम में इसका रिएक्शन क्या है श्री राम बजट का, वो जरा सुन लीजिए। हाँ, रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन विकास बढ़ रहा है, उसी तरह आज बजट पेश हुआ। बजट में बड़ी बड़ी सौगातें दी गई हैं रामनगरी अयोध्या को। आइए देखते हैं यहाँ का लोगों का क्या विचार है, यहाँ के साधु संतों का क्या विचार है, उनसे जानकारी करते हैं कि आज के बजट में क्या भूमिका रहेगी और आगे कितना विकास होगा। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे आज जो बजट पेश हुआ है? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के संपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो अत्यंत सराहनीय है। विशालतम बजट है, अभी तक के सबसे बड़ी बजट है। यह बजट जो है पूरी उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, संपूर्ण प्रदेशों के लिए दर्पण के रूप में काम करेगा। संपूर्ण प्रदेशों को इस बजट को देख करके अपना भी विकास करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास तो हो ही रहा है, और 400 करोड़ रुपये का जो बजट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सौंदर्यीकरण के लिए जो 150 करोड़ का बजट दिया गया है वह अत्यंत सराहनीय है। अयोध्या की सर्वांगीण विकास हो रहा है, अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। पूरे संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे जो है भारत के अंदर जो है उत्साह है और आनंद है। इस आनंद में यह 4 चांद लगाने वाला बजट है। महाराज जी का कहना था कि बजट बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी पूछते हैं विपक्ष जो है क्या टिप्पणी करता है। महाराज जी बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बजट है, लेकिन अब दूसरे महाराज जी की बात करते हैं कि यहाँ जो विपक्ष जो है टिप्पणी करता है, उसके बारे में गुरु जी क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, और रही बात बजट का तो विपक्ष खुद देख ले, क्योंकि वो भी पहले सरकार में रह करके बजट पास किया है, तो उसने कितना क्या किया था और आज की सरकार किया है। तो पूर्व की सरकार से अच्छा और सभी उत्तर प्रदेश के सभी चारों तरफ सभी दिशाओं का ध्यान रखते हुए बजट को पास किया गया है। तो विरोधियों का काम है विरोध करना, उनको विरोध करते रहना चाहिए। सरकार का काम है अच्छा बजट पास करके अच्छा कार्य करना। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, और विशेष करके अयोध्या के लिए उसने जो बजट पास किया है उसके लिए उसको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। माता का स्वागत सम्मान किए हैं और कहते हैं बजट सबसे बढ़िया है, ऐसा बजट कभी न हुआ है, न विकास कभी होगा। ये राम जो है योगी सरकार की सबसे बड़ी देन है। के न्यूज़ से आरपी सिंह, अयोध्या। हमारे सहयोगी आरपी सिंह ने बहुत अयोध्या धाम में साधु संतों से बात की कि भाई ये श्री राम बजट कैसा है। साधु संत कह रहे हैं कि अद्भुत है, समग्र विकास है, इसमें चारों दिशाओं का विकास होगा उत्तर प्रदेश में, और ये देश के लिए नजीर है, देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। ऐसा बजट अद्भुत है, अकल्पनीय है श्री राम बजट। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आजम खान साहब बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ठीक है, समझ गया। सीधे चर्चा की शुरुआत आजम खान से हम करेंगे। आजम खान साहब, आप लोग कह रहे हैं कि पीडीए के लिए क्या है, बहुत सारी आप सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को कुछ तो अच्छा इसमें दिख रहा होगा ना, कि बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं है इसमें, सब सारा कुछ बहुत खराब है। और श्री राम बजट है, जिस तरीके से राम राज्य की परिकल्पना मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू में, मध्य में, बजट के अंत में एक समग्र विकास और लोक मंगल को समेटे हुए बजट है। आजम खान साहब, ये नहीं है कि प्रभु श्री राम जी का नाम लेना और उस पर बजट लाना, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या जो 90% गरीब जनता है प्रदेश की, उसके हित के लिए कौन से काम उठाए गए हैं। इस बजट में ना उनके लिए कोई विजन है, ना ही कोई प्लानिंग है उनके लिए। 90% जो गरीब जनता है, पीडीए है, उसे बहुत निराशा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें इस बजट से बेहद निराशा है। हम चाहते थे कि किसानों के लिए एक बात हो, किसानों के लिए क्या बात हो, उनके लिए एमएसपी की बातचीत हो,
उनकी आय दुगनी हो गई क्या, उनकी आय दुगनी नहीं हुई। और जो खरीफ के लिए जो क्या गेहूं की खरीफ, खरीफ की फसलों की खरीफ हुई क्या, इन सब बातों पे बजट चुप है। किसानों के मुद्दे पे बजट चुप है, रोजगार के मुद्दे पे बजट चुप है, रोजगार नौकरी के मुद्दे पे बजट चुप है। नौकरी मिलेगी कहाँ मिलेगी? आखिर आज का युवा इजराइल जाने के लिए लाइन लगाए पड़ा है उत्तर प्रदेश में, तो क्यों आखिर वार जोन में युवा जाने के लिए क्यों तैयार है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है कि युवा रोजगार जोन रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने आजम के खान लिए साहब, इजराइल इसको के दूसरी लिए तरीके से क्यों नहीं देखा जा सकता कि विदेशों में भी ज्यादा पैसे कमाने के अवसर सरकार ने खोले? इसको ऐसे क्यों नहीं देखेंगे? इजराइल के लिए लाइन लगी हुई। क्या आप बताइए, क्या इजराइल इस टाइम नौकरी करने के लिए कंफर्टेबल है? हमारे ख्याल से तो इजराइल नौकरी करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, जो जा रहे हैं ना, जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करेगी। और तो सरकार, क्या आप बताइए, क्या हमारी सेनाएं वहां है? हमारी सेनाएं तो वहां नहीं है। हम मान लेते अगर हमारी सेनाएं वहां होती तो हम मान भी लेते चलो हमारी सेना हमारे नागरिकों की रक्षा करेगी, लेकिन वहां हमारी सेनाएं नहीं है। इसका मतलब यह है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा होगा कि एक टीवी प्रोग्राम में एक लड़का खड़ा होकर अपनी सीवी लेके कहता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ वेटर की नौकरी मिल रही है, बाकी जो बड़ी नौकरियां हैं वो गुजरात के और बाहर के लोग आके कर रहे हैं। हमारा मानना है अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन हो तो पहले उत्तर प्रदेश के लोगों का है, ये समाजवादी पार्टी का मानना है। और हम चाहते हैं बिल्कुल हम नौकरी मिले, हमें किस बात की परेशानी? हम भी तो चाहते हैं कि प्रदेश तरक्की करे और प्रदेश के हर युवक को रोजगार मिले, वो परेशान नहीं, आप लोगों को श्री राम के नाम से एतराज है आजम खां साहब, आपकी पार्टी को, या फिर ये बजट उस दिशा में नहीं है? नहीं, प्रभु श्री राम के नाम से न पार्टी को कभी एतराज रहा है न एतराज रहेगा। दोनों बातें हैं, न है न रहेगा न कभी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ बीजेपी वाले चाहते हैं कि विपक्ष को राम विरोधी घोषित कर दिया जाए। विपक्ष राम विरोधी नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4,000 करोड़ रुपए का जो एमओयू हुआ था, 40,000 करोड़ रुपए का जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू आज व्यवहारिक रूप से कहां तक उसमें निवेश हुआ? 40,000 करोड़ में क्या 4,000 करोड़ की निवेश आया या नहीं आया, ये बजट बताने में असफल है। हम तो चाहते हैं कि जो एमओयू हुआ है क्या वो उसका कुछ ठीक है आजम खान, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। भाजपा के साथी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख के पास मैं जा रहा हूं। देवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, भगवान प्रभु के नाम पर आपने बिल्कुल बेहतरीन श्री राम बजट प्रस्तुत कर दिया आपकी सरकार ने, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अद्भुत है। पहले मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब राममय है, लोक मंगल है, लोक कल्याण है, सबका विकास है, चहुं ओर चहुमुखी विकास है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो 40 लाख करोड़ का एमओयू पैसा कहाँ गया? वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा भाई? वो पीडीए के लिए क्या है? जो 90% आबादी है, राम जी भी उसी पीडीए की बात तो करते थे ना, जो शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, उसी की बात राम जी करते थे। देवेंद्र जी, सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोलिए, बोलिए कृपया। देखिए, सबसे पहले मैं आज मंगल भवन है मंगल हारी दरवंश दशरथ अजर बिहारी, मंगल हो रहा है देश में, राम में हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश में नहीं, देश में हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है। ये डंके की चोट पर कहने में इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, तथ्य के साथ बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दुर्गेश सर विपक्ष का, कि आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हमें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन शायद उनका जो काम है उसको वो भूल रहे हैं। ये चुनावी साल है और कल परसों 2 दिन जो डिबेट लगातार चाहिए उससे, तो वो सेंटर का जो बजट था उस पर भी चर्चा हुई थी, उस डिबेट में भी मैं था। उसमें यही चीज थी कि सबका जो आकलन था, विशेषज्ञ के तौर पर जो साथी लोग बैठे थे,
वो कह रहे थे कि एक मनमोहन जो मोहक वाला बजट होना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो इस तरीके का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बजट दिया भारत सरकार ने, कोई चुनाव का लालच न करते हुए। ये अपनी उम्मीद जताई थी कि दोबारा जो जिम्मेदारी होगी, वो विशेषज्ञ की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं बता रहा, जो हमारे साथ लोग बैठे थे विपक्ष के लोगों ने भी ये बात की सराहना की थी कि कुछ दिखावा नहीं था। आज उत्तर प्रदेश पर अच्छी चर्चा कर रहे हैं, मैंने अखिलेश जी की बाइट सुनी है, लेकिन शायद अखिलेश जी बोल रहे हैं, और अब मैंने अपने साथी जी को भी सुना, मैं इनकी भी बात सुनना था, मोहम्मद साहब की भी, जो आपने कहा था, ये कह रहे थे, इनका भी जिक्र आया था कि हमने राममय की बात करी है, हम राम विरोधी नहीं है। देखिए, मैं नहीं कहता राम विरोधी नहीं है, पूरी दुनिया कहती है कि बजट में रखिएगा, डिस्कशन बजट के आसपास रखिएगा। राम समर्थक और राम विरोधी उसको इस चर्चा को मत ले जाइएगा। आज तथ्यों के पर बात होगी, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इन पर बात होगी आज। उसको डिरेल कोई भी मत करिएगा, चाहे आजम खान साहब हो चाहे आप हो। बोलिए। मुझे थोड़ा सा जवाब यही देना पड़ता है। देखिए, इसमें ये चीज आई थी, दुर्गेश सर, इसमें चीज आई थी, उन्होंने नाम लेके कहा था राम का कि हम राम विरोधी नहीं है, तब की कल परसों इन्हीं के बहुत बड़े नेता स्वामी प्रसाद ने राम को गालियां दी थी, तब अखिलेश जी ने पीठ थपथपाई थी। और हम डंके की चोट पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हम तो कहते हैं, हमें कहने में कोई गुरेज थोड़ी है, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि हमने जब से सरकार सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कि हमने कितने एम्स में काम किया है, कितने एयरपोर्ट्स पर काम किया है, कितने, आप जो हमसे विकास की बात करते हैं, कि हमारे जो समय में आपने देखा कि नोएडा में जो सैमसंग से लेकर बड़े बड़े, आज अब एप्पल की बात होती है कि कितनी हमने कंपनियां दी हैं। हमने जो आपकी अर्थव्यवस्था है, आपके समय से एक बार जीडीपी उत्तर प्रदेश से निकाल कर देख लीजिए, पूरे देश की चेक कर लीजिए कि हमने कितना किया है। हम राम मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं है, राम मंदिर का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन देश में जो विकास हुआ है, प्रदेश में जो विकास हुआ, कानून व्यवस्था से लेकर, सुरक्षा से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपसे अप नहीं किया हो हमने? अब आपके पास कुछ है तो नहीं। महंगाई के मुद्दे पर आप चर्चा करते हुए भगते थे, आप इधर उधर की बात घुमाते हैं। हिंदू मुसलमान आप लोग लेकर आते हैं, हम लोगों की तो मजबूरी होती है कि हमें जवाब देना पड़ता है, अन्यथा हमारे पास का इतना समय है भैया। हम बूथ से लेकर हम प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक, हमारा कार्यकर्ता इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। हम तो अपने काम को करने में लग रहे हैं सुचारू रूप से, 24 आवर्स लगातार हम जनता के बीच में हैं। हमें बेमतलब की बातों पर चर्चा करने का समय ही नहीं है। आप गठबंधन को भी जोड़ते तोड़ते फिर रहे, जवाब देते, और हमने चुनाव लड़ दिया। बजट पे चर्चा करिए देवेंद्र जी, इतना आप कह रहे हैं आपके पास चर्चा के लिए समय नहीं, हमारे पास भी अफराद की चर्चा का समय नहीं है। आप मूल जो सवाल उठाएं, भाई पीडीए के लिए क्या है, उसका जवाब दीजिए ना। अखिलेश ने उठाए हैं, आजम खान उठा रहे हैं, पीडीए के लिए क्या है, गरीब के लिए क्या है, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, ये क्या है? ये जो पीडीए की बात आप कर रहे हैं ना, इस पीडीए में सब कुछ आता है। इस पीडीए की जो बात करते हैं हम, पीडीए की बात ये कर रहे हैं, हम सर्वगीण विकास की बात करते हैं, हम अंत्योदय की बात करते हैं, गरीबी रेखा में जो चौथी पंक्ति का खड़ा इंसान है उसकी बात करते हैं। कितने शौचालय हमने दिए हमारी सरकार में, उठाकर देखिए, कितने हमने उज्ज्वला के कनेक्शन से लेकर, सुरक्षा से लेकर, बिजली पानी तक लेकर, किसानों की बात की है, किसानों को बिजली फ्री की है, ये हमारी हिम्मत थी। हमने 36,000 करोड़ रुपया अपनी सरकार में किसानों का किया था क्लियर। हमने 25 रुपए गन्ने में बढ़ाए हैं। हमने किसानों का वो पेंडिंग जो 6 वर्षों से पिछली सरकारों 5 और बढ़ा दिए क्या बाद में आपने? हमने 20 ही सुन रखा था, मुझे लगता है 5 और बढ़ा दिए आपने। जी 20 रुपए बढ़ाया सरकार ने, इन्होंने 25 रुपए कर दिया। हाँ बोलिए आजम खान, बोलिए, आप रिएक्ट कर रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था, इन्होंने यूनियन बजट की बात करी थी, केंद्रीय बजट की बात करी थी। अभी IMF, नेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के आंकड़े दे ही नहीं रही है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र, जिसमें भी भारत का गरीब और मध्यम वर्गीय क्षेत्र है, सरकार वो आंकड़े दे ही नहीं रही है। सिर्फ 6% जो ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है, 94% अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र है, सरकार उसके आंकड़े नहीं दे रही है। 6% ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के आंकड़े के आधार पे जीडीपी का आंकलन कर रही है, जो कि आंकलन करना ही गलत है, यानी वो आंकड़े ही टोटली फॉल्स है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, IMF कह रहा है, इंटरनेशनल मुद्रा फंड कह रही है। तो सरकार ये कि जब सरकार
सरकार आंकड़े ही सही नहीं दे रही है। आजम खां का ऑडियो ठीक किया जाए। आजम खां को हम लोग सुन और- नहीं पा रहे हैं। आजम खां अपना ऑडियो ठीक करिए। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि IMF जो है वो कह रही है कि सरकार सिर्फ 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े को ही GDP का आधार बना रही है, जबकि 94% जो असंगठित क्षेत्र है भारत का, जिसमें पूरा PDA शामिल होता है, उसको सरकार आंकड़ों में ले ही नहीं रही। 2015 से सरकार ने असंगठित क्षेत्र के आंकड़े दिए ही नहीं है। ये मुझसे नहीं, आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। जब 94% आंकड़े अर्थव्यवस्था के शामिल ही नहीं किए जा रहे हैं, तो आंकड़े सही कहां ठीक से है आ आजम सकते खां, हैं? मुझे एक ब्रेक पर और- जाना है। मैं रोक रहा हूं आपको, मुझे एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से लौटूंगा तो ये बात जरूर मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता से, जो आप सवाल ही उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कि ये वास्तव में 94% लोगों का असेसमेंट है ही नहीं, केवल 6% लोगों के आधार पर इस GDP के आंकड़े आते हैं। ब्रेक से लौट आए हैं और बात यूपी के श्रीराम बजट पर कर रहे हैं। लोक मंगल, लोक कल्याणकारी बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज प्रस्तुत कर दिया और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। हर बार पिछले 3 बजट से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार इतिहास रच रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाए। PDA के लिए क्या है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनके लिए क्या है, इस पर बात की है। और समाजवादी पार्टी के नेता ने अभी इस चर्चा में एक सवाल उठाया कि जो GDP के जो आंकड़े चाहे केंद्र हो चाहे राज्य में आते हैं, वो आंकड़े 94% लोगों को अलहदा करके बनाए जाते हैं। सीधे रुख भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख का। देवेंद्र प्रमुख जी, इस सवाल का जवाब तो बनता है। वो कह रहे हैं कि आप लोग 6% आंकड़ों में रोजी पिक्चर दिखाते हैं, सब हरा भरा दिखाते हैं। देखिए दुर्गेंद्र सर, जिस तरीके से क्वेश्चन किया है समाजवादी पार्टी के साथी ने, कि उनकी बात जो है ये गले उतरने वाली नहीं होती। GDP जो है देश की अर्थव्यवस्था होती है, ऐसा इसको बनाना ये किसी का काम नहीं है, पूरा विश्व देखता है इस पर। पटल, आपका क्या काम है आप लोगों का? मीडिया एक एक चीज को बारीकी से, कोई चीज हवा में नहीं बोली जा सकती। GDP हुई, अर्थव्यवस्था हुई, इकोनॉमी हुई, इनकी चर्चा कोई हवा में नहीं करता। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए चैनल पर बैठकर कि 6% लोगों से ये बना है। भाई ये रीढ़ है देश की। GDP का आप पूरी तरह मतलब समझेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी पूरी इसी पर। दूसरी मैं ये कहता हूं कि आप हमसे पूछते हैं कि बजट का जो है हमने, आप जो PDA की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं अंत्योदय की बात करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे की बात करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर करता हूं, ऑन रिकॉर्ड है, आप किसी भी सर्च के माध्यम से चेक कर सकते हैं हमारे साथी, कि हमने 14.5 करोड़ से आप करके जिनकी बात आप कर रहे हो वो 25 करोड़ पर पहुंचा दिया। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आज की तारीख में ऊपर हैं भारत में। दूसरी यह है कि जितने MC में बात कर रहा हूं, जितनी मैं स्कीमों की बात कर रहा हूं, उसमें PDA का बड़ा हिस्सा आता है। आप घुमा नहीं सकते मेरे जैसे व्यक्ति को। आप विश्लेषण करा लीजिए, विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथी हैं, बता देंगे आपको। क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं तो इसलिए मेरी बात पर ज्यादा जो आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, ये आपका काम भी है। मैं तत्पर बोलने वाला व्यक्ति हूं और एक एक चीज क्लियर कर कर बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं, आप अगड़े पिछड़े की सबकी बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, सिर्फ जाति और धर्म को छोड़कर थोड़ा बचाव करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका हमारा तुमसे घना अच्छा है। तुम लोग जो है हम पर सवाल 40 लाख करोड़ का उठा रहे हो, मैं तो इससे भी आगे जाने की सोचता हूं। आप जो है ED CBI की जिक्र करते, मैं तो कहता हूं 2.25 लाख करोड़ रुपए तो हमारा ED ने इकट्ठा किया है। इस देश में से जो बजट की और इकोनॉमी का हिस्सा बनता है कहीं ना कहीं आकर, जो देश की विकास को राह देता है। हम कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि देश आगे बढ़ा है, निश्चित बढ़ा है, उसमें बजट भी शानदार होगा, उसमें विकास भी होगा और राममय भी होगा। राम के नाम की चर्चा वैसे ही नहीं कर रही। अयोध्या की इकोनॉमी देखिए आप उठाकर, आज अयोध्या में कितने दिन से राम मंदिर के दर्शन हुए? 12 लाख से ज्यादा लोग वहां जो है दर्शनार्थी गए हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा? लगभग, मैं आपसे आपको 10 दिन पहला आंकड़ा बता रहा हूं कि 20,000 लोगों की बात की गई है कि आसपास के 20,000 लोगों को वहां रोजगार हुआ उत्पन्न। और कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार होता है। ठीक है, ठीक है मोहम्मद आजम खां, मैं अभी देख रहा हूं, देवेंद्र प्रमुख रोक रहा हूं आपको, आप रुक जाइए। यूपी के बजट में पिछड़ों के लिए,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यवस्था की। छात्रवृत्ति के लिए 2475 करोड़ रुपए दिए हैं, बेटियों की शादी के लिए 200 करोड़, दिव्यांग जन पेंशन के लिए 1170 करोड़। बहुत सारी योजनाएं जो आप कह रहे हैं ना कि पीडीए या पीड़ित लोगों के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि भाई एक अलग इकोनॉमी, एक धर्म स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे, तीर्थ स्थलों पर भी एक अलग तरीके की इकोनॉमी बन रही। अब बात शिक्षा की, पढ़ाई की है तो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा, 100 करोड़ रुपया दिए गए इसके लिए। जनपद न्यायालयों के लिए भी इन्होंने पैसे दिए हैं, वकीलों के लिए भी काफ़ी राहत दी है इस बजट में। उनके लिए जो राशि उनकी मदद 1.5 लाख मिलती तो 5 लाख कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं कि भाई श्री राम बजट है, तो इसमें नजर आ रहा है मोहम्मद आजम खान जी, मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, एक विधि विश्वविद्यालय खुलने से क्या हो सकता है, एक नेफ्ट कॉलेज खुलने से क्या हो सकता है, एक सैनिक स्कूल खुलने से एक सैनिक स्कूल में कितने बच्चों को हम पढ़ा लेंगे, 1500। एक विश्वविद्यालय में हम कितने बच्चे पढ़ा लेंगे, विधि विश्वविद्यालय में। हमारा तो यही मानना है, समाजवादी पार्टी कह रही है सैनिक स्कूल सिर्फ क्यों गोरखपुर में, नेफ्ट स्कूल क्यों सिर्फ वाराणसी में, लखनऊ में खुल सकता था, जबकि फैशन डिजाइनिंग का सबसे बड़ा केंद्र लखनऊ है, मुरादाबाद है, बरेली है, ये सब खुल सकता था। नेफ्ट स्कूल खुलता है वाराणसी में, सैनिक स्कूल खुलता है गोरखपुर में। एम्स की ये बात बार बार कर रहे हैं, एम्स 2 एम्स खाली जो समाजवादी सरकार ने जमीन दी थी। अरे भाई आप मान लो, अच्छा उसी दृष्टिकोण से आप देख लो, आप सफाई में खोलते थे, वो बनारस में खोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो गोरखपुर में खोल रहे हैं, अब पहले पूरे प्रदेश में खोल रहे हैं, फिर अपने यहाँ खोल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? 2 एम्स सिर्फ शुरू हुए हैं, एक एम्स रायबरेली में जो समाजवादी पार्टी ने दिया था, दूसरा गोरखपुर में जो जमीन समाजवादी पार्टी ने दी थी। उसके अलावा कोई एम्स स्टार्ट नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि 16 मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और आज अगर देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर, सर मुझे काउंटर करना है। महंगी है। नहीं कर लीजिएगा, बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं देते, काउंटर पहले कर देते हैं। रुकिए, ऐसे मत करिए, ऐसा मत करिए, आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल मत करिए। देवेंद्र प्रमुख, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आजमगढ़ की बात होती, देवेंद्र प्रमुख, आप लोगों ने कोई विकास किया? अभी कौन सी बात हो रही है? आपने तो शिक्षा भी बांटी थी। चलिए अब आप भी लोग अच्छा आपस में चर्चा कर लीजिए। आपने तो दीपावली और ईद भी बांटती थी, हमने ये काम तो नहीं किया। आप सेफई से बाहर निकले क्या? आप सेफई से बाहर गए क्या? बाहर गए क्या? कहाँ दिया हमने? बताइए, आप गए क्या? प्रदेश को प्रदेश में जहाँ जरूरत है, जिले में जरूरत है, आजम खान जी, आप, मैं पश्चिम का व्यक्ति बैठा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत को बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। बहुत छोटा जिला है, और पश्चिम का लास्ट जिला, उसके बाद दिल्ली शुरू हो जाती है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हो गया, आप दोनों का हो गया। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, और कृपया बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा, कोई बारी बारी से सभी को मैं पूरा वक्त देता हूं। मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि आपस में आप लोग उलझें और उसके बाद जनता को सुनाई नहीं पड़ता आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपके विचार ही नहीं आते हैं, डिबेट का मकसद ही चला जाता है। राघवेंद्र जी, श्री राम बजट, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल चहुओर, चारों तरफ विकास, समग्र विकास, अद्भुत, अकल्पनीय। राघवेंद्र नहीं दुर्गेंद्र जी, बजट काम का होना चाहिए, नाम का नहीं। ये भी आरोप लगा, ये अलग अलग तकनीकी 26 करोड़ रुपए आप देखो, महाकुंभ अभी 2025 में होने जा रहा है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए तो बजट दिया ही गया, लेकिन इसके अलावा 75 जिलों में जो निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू करने की बात आई, ये भी दुर्गेंद्र जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा जो है कि महिला किसान सशक्तिकरण, मतलब अभी तक किसान सशक्तिकरण था, महिलाओं को किसान सशक्तिकरण में 200 मैं समझता हूँ उत्पादक समूह बनेंगे। और जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में एपीओ, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनियां बहुत अच्छा काम मैं समझता हूँ कर रही है। और अभी पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में था बिजनौर में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, रामपुर कृषक फार्मर उत्पादक संगठन को
उन्होंने बिजनौर से वहां पर आयात करके विदेश में भेजी थी बाजरा। कहने का तात्पर्य आज मिनट्स में आप देखो जौनपुर में आज तमाम कृषि विभाग ने काम शुरू किया मोटे अनाज पर, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा है, कृषि है, रोजगार है, पर्यटन है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में भी काफी जो संभावनाएं हैं। जैसे माननीय हमारे जो आप पूर्व मंत्री की बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी मामला उठाया था कि भाई कर्मचारियों के जो रुके हुए पेंशन है क्या इसमें भी प्रावधान है। उन्होंने ये भी उठाया कि बिजली के संबंध में क्या कोई प्लान लगेगा। भाई बिजली आप देख रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, लेकिन क्या है और जो सबसे बड़ी दिक्कत उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का, तो गड्ढा मुक्तिकरण के लिए क्या बजट में कोई विशेष प्रावधान है? तो ये तर्क वितर्क तो होते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा कि सरकारी जो अस्पतालों में 441 741 से 1543 लगभग जो सीटों को बढ़ाने की बात आई, तो कहने कहा कि 53,800 करीब जो अपने युवक मंगल दल है इनको भी इसमें तमाम चीजों को जोड़ा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूर्वांचल विकास निधि को 575 करोड़ रुपए दिए गए और बुंदेलखंड विकास निधि में भी 425 करोड़ आए, लेकिन दुर्गेंद्र जी ये पूर्वांचल है, विधायकों को अलग से निधि का भी मिलता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है खासतौर पर 50 करोड़ रुपए जो आपने अपने चर्चा में रखी कि खेत सुरक्षा के लिए, आपको शायद ध्यान हो कि विधानसभा चुनाव में अन्न प्रथा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सड़कों पर रात भर किसान, अभी पिछले में इस आजाद में किसान की मौत हो गई। राघवेंद्र जी आपकी आवाज दर्शक साफ नहीं सुन पा रहे हैं, कृपया उसे ठीक करिए, आपका माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है और आपके बहुमूल्य विचार दर्शकों तक जा नहीं पा रहे हैं, माइक आपका कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक किया जाए। जी जी बोलिए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो साड़ वाली बात आपने शुरू में उठाई है, ये अन्न प्रथा बुंदेलखंड में बहुत थी, लेकिन जब सारे प्रदेशों में हर जगह सरकार इस सब चीजों का प्रबंधन कर रही है और उत्तर प्रदेश में ये तमाम ग्राम पंचायतों के माध्यम से और तमाम जो योजनाएं चली, हम लोग कहते हैं साहब जिले में बजट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ जो गौशाला बने हैं उनमें हमारा बजट हमारे पास नहीं है। कहने का तात्पर्य है अगर संगतियां कमियां कहीं पर है तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये निश्चित तौर पर है कि आज तक का सबसे बड़ा बजट है दुर्गेंद्र, अभी तक का योगी सरकार का ये महाबजट है और महाबजट के साथ साथ लोकसभा की दस्तक भी है। आप जो देखा कि मैं तो समझता हूँ 16 मार्च के बाद कभी भी चुनाव का आचार संहिता लग जाए, घोषणा हो जाए, और जो सर्वे का भी है मैं सकता हूँ तीसरे फेज का सर्वे इस समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी महागठबंधन में जो भी सहयोगी दल है ये चुनाव के समर में पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि बजट में तमाम चीजें जो है उनमें जैसे उन्होंने 500 रुपए जो थी महिलाओं की पेंशन का बाल विकास में उन्होंने उसको बढ़ा करके 1000 कर दिया। बाल विकास योजना महिलाओं की पेंशन का मामला था और 1000 हो गया। तो ये ठीक है, जो हमारी कन्याओं के लिए था कि भाई शादी में 15,000 मिलेगा, उसका भी कुछ उन्होंने प्रतिशत बढ़ाया है। कुल मिलाकर में जो भी स्थितियां बनी 24 लाख करोड़ 863-57 लाख का जो महा बजट जो है, इसमें यह निश्चित तौर पर है कि राष्ट्रीय कोष का जो घाटा है ये करीब 3.46% है। अब इसके लिए किस तरीके से क्या सरकार की योजनाएं है, ये तो पूरा बजट का रिव्यू बनाने के बाद हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो रखे हुए नेताजी ये भी बताए भाई राष्ट्रीय जो कोष का घाटा है 3.46% करीब है, इसको किस तरीके का। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जैसे व्यापारियों का मामला है, अब ये भी है कि व्यापारियों में जो मंडी में जीएसटी है, तमाम जो चीजें हैं, इनमें इस तरीके से व्यापारियों और कारोबारियों की परेशानी है, इसमें बजट में किस तरीके से क्या प्रावधान रहे हैं, ये तमाम चीजें गाइडलाइन करती है। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि अयोध्या जो लोगों के हाथ पर था, और मैं समझता हूं कि आज जो तमाम जो 35 बिंदु पर जो लोगों ने चर्चा की, हमारे वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना साहब ने 35 बिंदुओं पर जो बजट को फोकस किया है, ये बजट निश्चित तौर पर इसमें कुछ चीजें तो ठीक है, बजट लोक लुभावन हम कह सकते हैं। राजू जी, अखिलेश जी ने पूछा कि भाई ये जो खेत वाली योजना है क्या करोगे, ये वास्तव में बड़ी समस्या है गांवों की। अखिलेश जी ने तो चुटकी ली है, तंज कसा है, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं,
बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। लोगों के खेत परती पड़े हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि भैया अपना पैसा हम क्यों डालें उसमें। बहुत सारे लोग मजदूरी करने गांवों से शहर आ गए हैं। दुर्गा जी, ये सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रेलखंड तक, यहाँ तो बहुत ज्यादा स्थितियां काम। और मैं मुझे तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, हमारे खेत खुदे चर गए हैं, हमारे खेत 3 बार चर गए, 3 बार हम उनको बो चुके हैं। हम अवध में रहते हैं। सेंट्रल यूपी का भी एक भाग है, तो कम से कम भयंकर भयंकर समस्या है। और बाड़ाबंदी और तारबंदी में इतने खर्चे आते हैं, उसका क्या होगा राघवेंद्र जी? होना चाहिए था। और रुगेश जी, एक चीज और भी है कि खासतौर से युवाओं को रोजगार, महंगाई में रोजगार की ज्यादा बात है, किसी को रोजगार मिलेगा और इसके साथ महंगाई में कितनी से हमको राहत मिलेगी, ये भी बजट में हमको सोचना पड़े। तो ये मंथन में निश्चित तौर पर आपने इन तमाम बिंदुओं पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो निश्चित चुनाव में सबसे बड़ी परेशानी तो विधानसभा में थी, वो सबसे बड़ी परेशानी इसमें भी आएगी, क्योंकि हमारा पशुओं जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ तो शुरू में बहुत तेजी इसमें दिखाई गई थी। ठीक है, चले जाइए गौशाला को देख लीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, अब मैं आता हूं आपके पास। इस बीच आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए। आजम खां के पास जाता हूं। आजम खां उंगली उठा रहे हैं, बोलिए आजम खां। सर, ये मतलब फाड़ की समस्या सिर्फ कृषि की ही समस्या नहीं है, बल्कि रोज जनता की जान जा रही है। कल ही एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक परिवार शादी से लौट रहा था और सामने पशु आ जाता है और गाड़ी वो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और 6 के 6 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आप लोगों ने टीवी में भी चलाया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कृषि का ही नुकसान नहीं है, बल्कि भारी जनजीवन का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज के बजट में स्कूली बच्चों को बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर सब कुछ खरीदने के लिए सिर्फ 1500 रुपए का अलॉटमेंट प्रति छात्र किया गया है। आप बताइए, क्या इस महंगाई में 1500 रुपए में अभिभावक उसमें स्वेटर भी ले लेगा, बैग भी ले लेगा, जूता मोजा भी ले लेगा और यूनिफॉर्म भी ले लेगा? ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी अलॉटमेंट करे वो व्यवहार करे, आखिर व्यवहार में गाड़ियां खरीद सके। जी ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं एक तो खेत तो खा ही रहे हैं, जान भी, जिंदगियां भी लील रहे हैं आवारा जानवरों की वजह से। आज ही हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हुई है कानपुर देहात में। और जो दूसरा वो मुद्दा उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि 1500 रुपए में स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और 2 जोड़ी ड्रेस। मुझे लगता है ये उसी तरीके का प्रश्न है जैसे एक तरीके से ये गणेश जी को टास्क दिया गया था कि जाइए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लीजिए। तो गणेश जी ने कहा भैया इतने कम समय में तो हो नहीं पाएगा, माता पिता की परिक्रमा कर ली और वो प्रथम पूज्य हो गए। तो मुझे लगता है इस तरह कुछ गणेश जी वाली शक्ति लानी पड़ेगी ये खरीदने के लिए। क्वेश्चन का मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? नहीं, आपकी आवाज निर्बाध है, बोलिए कृपया। मैं क्वेश्चन के लिए धन्यवाद करता हूं। बड़ा गहन क्वेश्चन मिलता है। आपकी डिबेट का क्या बात है, बस पूछो मत ना। बोलिए साहब, बोलिए। ये आदमी कितनी तैयारी करके बैठेगा। मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि विश्लेषण के तौर पर सारी चीज होगी। आज का बजट मैं पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, मुझे डिबेट में जल्दी आना पड़ेगा। मेरी 2 डिबेट दिन में अलग थी, तो मुझे इस तथ्य पे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये सब ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा रहा, डिबेट का हिस्सा हो गया, क्लियर हो गया कि एक चीज की आपने। रही बात आप आवारा पशुओं की बात, देखिए इस पर पहले भी कई बार चर्चा हुई है। आवारा पशुओं में कई चीज जो हैं संवैधानिक मानते हैं। आपकी सरकार ने थोड़ा सा सिस्टम जो है उसको टाइट किया है कि भाई जो ये काटान था बेवजह का, वो गौ कसी को लेकर उस पर तो कड़ाई हुई है। पहले भी तो ये सब चीज थी, इसी तरह से थी। और लोगों से एक अपील भी थी। दुर्गेश सर, एक चीज और भी क्लियर कहता हूं कि अगर पशु किसी के पास, हमारे गौवंश की हमेशा बात करते हैं, थोड़ा सा लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। हम किसान भाई हैं, मैं किसान हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और बागपत के हिस्सा का रहने वाला हूं। बिल्कुल किसान की जमी से हूं, जमी से। और हम अगर हमारा पशु, अगर हमारा गौ जिसकी हम बात करते हैं,
वो जाता है जिस खेत खलियान की बात कर रहे हैं वहां जाकर जैसे कहते हैं कि नुकसान पहुंचा रहा, तो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, हम है। सरकार इसका हिस्सा बनी है। सरकार ने गौशालाओं का शुद्धिकरण किया है, उनको स्ट्रांग करने का काम किया है। क्या स्कीमें लाए हैं कि 4 गऊ अगर आपके घर में है तो आपको जो है अलग से उनके लिए भी रख रखाव दिया जाएगा। 1200 के हिसाब से तय किया, ब्लॉक वाइज किया, प्रधानों से बात की है। ये जो है जमीनी मामला है, इसको हवा में बजट देने से काम नहीं, इसको जमीन पर लाकर इसको तारना है। ये प्रधान की निधि से जो है गौशाला तक पहुंचना भी है। आज भी एक पशु के लिए 900 रुपए पर हेड बैठते हैं, 30 रुपए डेली के हिसाब से। उसके बाद भी एक चीज और ऐसी भी हुई है कि गौशालाओं के अंदर जाकर लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हमारा अगर आवारा पशु गया है, गऊ के रूप में ज्यादा दिक्कत आती है, तो आप उसको छोड़ देते हैं, तो वहां जाकर जब गऊ छोड़ रहे हैं तो उसके साथ दान भी दे रहे हैं लोग, गौशालाओं के लिए अलग से भी पैसा दे रहे हैं, और पहले जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनता है, आप उठाइए, आप जो विपक्ष का काम भी यही है, और सरकार का काम जवाब देना भी है और तथ्य के साथ आना भी और बतानी भी अपनी बात। लेकिन मैं आपको जोर नहीं दे रहा, मैं नकार नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने इसमें सुधार किया है। और निश्चित आप देखिए, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि सरकार इतनी गंभीर है। इस आवारा पशु की ज्यादा दिक्कत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सा में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का किसान एक बार में एक ही वर्ष में 3 फसलें ले सकता है आसानी से, सबसे ज्यादा इस पर निर्भर है, और सबसे शानदार खेती भी यहाँ की होती है। इसलिए सब चीज महसूस होती है कि हर वक्त खेत में किसी भी जगह आवारा पशु जाएगा, गौवंश जाएगा, तो खेत में खलियान में नुकसान होगा, वो कभी खाली नहीं होता। बड़ी बात बताने जाता हूं कि कहीं आप बुंदेलखंड की तरफ चले जाइए तो पशुओं के लिए एक समय भी होता है, कुछ महीने खेत में खलियान खाली होता, तो चरने का, करने का, उनका चुगाई का काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है, और इस पर सरकार गंभीर है कि धीरे धीरे। राघवेंद्र राजू यही बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा थी जो पूरे प्रदेश में, अब अन्य जगह फैल रही। बुंदेलखंड में थी, हम लोगों ने देखी शुरू से अन्ना प्रथा, अपने जानवरों को अन्ना छोड़ दो, क्योंकि उनके यहाँ इंसान को खाने के लिए कुछ होता नहीं था, जानवरों को क्या खिलाएंगे, वो बहुत गंभीर स्थिति थी। लेकिन अब अवध में हो जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाए, रुहेलखंड में हो जाए, तो समस्या तो है। इसके लिए तो भाई गंभीरता से, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐलान भी किया है कि वो खेत रखवाली योजना लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये योजना कारगर होगी। आजम खान साहब, लेकिन सर उसमें बहुत मिनिमम बजट रखा गया है। इतने मिनिमम बजट में कोई भी 25 करोड़ आबादी के प्रदेश का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जब हम ये कहते हैं कि हमारी आबादी दुनिया के छठे, मतलब हम दुनिया के छठा देश है, तो जब हम दुनिया का छठा देश कहते हैं अपने को, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा बजट की जरूरत है। उतने बजट में वो होने वाला नहीं। ऊपर से भ्रष्टाचार है, जो गौशालाओं को गाय की रखवाली के लिए, चारे के लिए जो पैसे जाते हैं वो प्राप्त खर्च नहीं होते हैं, तो एक अलग समस्या है। गौशाला गायों की देखभाल का ये एक अलग विषय है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कि व्यवहारिक वो नहीं हो पा रहा, व्यवहारिक समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए सर, शब्दों में आंकड़े में कहना और जमीन पे देखना, दोनों में फर्क है। तो जो हम जमीन पे देख, वो जमीन पे सुधार नहीं दिख रहा है। कल 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, अब आंकड़े चाहे जितना भी कहें कि हम आवारा पशुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये एक व्यवहारिक समस्या है। और खेत चढ़ जा रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपके खेत 3 बार चढ़ चुके हैं, ये एक व्यवहारिक समस्या है। तो हम व्यवहार की बात करते हैं, हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े तो बहुत कहते हैं कि रोजगार मिला, जबकि अभी जो पुलिस भर्ती आई हुई है उसमें 60 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। अगर प्रदेश में रोजगार होता तो कांस्टेबल भर्ती के लिए 60 लाख आवेदन नहीं आते। ये इस बात का सबूत है कि प्रदेश में रोजगार की समस्या है, और उसे स्वीकार करें, सरकार उसे स्वीकार करे या न स्वीकार करे, ये सरकार का विषय है। लेकिन 60 लाख युवा सिर्फ सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन कर रहा, ये एक तथ्य है। इस तथ्य से सरकार को ठीक है, देवेंद्र प्रमुख, इस सच को क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं आप, क्यों झुठला रहे हैं? जब सच की, जो समस्या, जब आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो निदान क्या करेंगे आप? अनम्यूट करिए।
मैं कह रहा था ये जो क्वेश्चन आया, खान साहब का क्वेश्चन मिला है, वो ये 7 लाख का इन्होंने जिक्र किया, तो क्या ये पहली बार हुआ है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप बोलिए बोलिए, समय नहीं है, समय मैं ये कह रहा हूं रही क्या ये जो 7 लाख का, ये 60 लाख का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने लोगों ने, क्या ये पहली बार हो रहा? 60,000 भर्ती भी हैं आपके, तो इससे 20,000 पर भी जो है इससे ज्यादा संख्या गई थी। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जिस पर जो है गंभीर हो, क्वेश्चन वो होना चाहिए नहीं। तब आपने सवाल उठाया था कि प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, तब आपने सवाल उठाया था। जब इन्होंने 20,000 पे, इनके यहाँ जब 6 लाख आ गए थे, तो सवाल आपने उठाया था। आज वही काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग दरअसल टेबल टेनिस खेल रहे हैं, एक सत्ता दल एक विपक्ष, दोनों टी करते रहो, और जनता मूर्ख है, जनता को कुछ नहीं करना। हमारे जैसे लोग मूर्ख हैं, कहते रहें, पत्रकार हैं। अभी कोई सर्टिफिकेट बांट देगा कि तुम सपाई हो, तुम भाजपाई हो, तुम कांग्रेसी हो, खत्म काम। बोलिए देवेंद्र प्रमुख, बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, हमने तथ्य के साथ बात की है। हमने एक चीज और नई दी है कि नौकरियों की बात करते हैं हमारे साथी हमेशा डिबेट में, हम रोजगार की बात करते हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब की गारंटी ने हमने रोजगार देने में जो काम किया, मैं फिर कहता हूं आप विश्लेषण करा लीजिए कि हमने 25.5 करोड़ लोगों की बात की, पहले हम 14.5 की कर रहे थे। 10,000 बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। मोहम्मद आजम खां, उनको बोलने दीजिए। देवेंद्र प्रमुख कंप्लीट करिए। मोहम्मद आजम खां, मैं आपके पास आऊंगा, अभी रुकिए आप। मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि अंत्योदय की बात करते हैं, आप मेडिकल की बात कर रहे थे, हमने हर जिले वाइज मेडिकल दिए। हमने 200 कंपनी मोबाइल की 2 से 200 बना दी हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़ा ये सिस्टम आपको जुड़ा है कि जितनी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में बड़ा हिस्सा आया। बड़े एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी से लेकर विकास की जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ डिबेट को ना सरकार बनाती, अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनाता उत्तर प्रदेश और कंपनियां ले जाती गुजरात, महाराष्ट्र, ये हालत है। जो गुजरात की बात कर रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश पर एक बार प्रकाश डाल लें कि जितनी योजना आई है उत्तर प्रदेश को आप करने में कितना काम किया है। आप सोच नहीं करते, आप सफाई करते रह गए पूरे 5 वर्षों तक, सफाई से बाहर नहीं निकले। ठीक है, वो सफाई करते रहे, और आप सफाई अब करते रहिए। काम किया, हर जिले को मेडिकल कॉलेज की योजना दी है, एम्स की योजना दी है, व्यवस्थाएं। ठीक है देवेंद्र भाई, अब वक्त नहीं मेरे पास। एक छोटी सी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के नेता को, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। वो आजम खान साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। इस बजट से जनता को बहुत निराशा हुई है। ईज ऑफ डूइंग नहीं है। ये कहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है, विपक्ष का मानना है ईज ऑफ बिजनेस डूइंग कहीं नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस क्राइम है, ईज ऑफ बिजनेस चीटिंग है, और ईज ऑफ करप्शन है। ठीक है, अब आप बताइए, इनको 75 जिलों में साइबर क्राइम के थाने खोलने पड़ रहे हैं, जबकि सभी थानों में साइबर सेल है। क्योंकि साइबर क्राइम की चीटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हैं, क्राइम कर रहे हैं। साइबर थाने भी खोल रहे हैं, करेंगे, साइबर थाने भी खोल रहे हैं। कहीं नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम के 20 सेकेंड में। राघवेंद्र जी, अंतिम टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी बजट पे। मुझे लगता है संपर्क राघवेंद्र राजू जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे मैंने देखा, कहने का तात्पर्य गंगा एक्सप्रेस वे पे इन्होंने 2,057.76 लाख करोड़ रुपए करीब दिया, 257.76 लाख रुपए दिया है। और लिंक एक्सप्रेस को भी जोड़ने के लिए उन्होंने 500 करोड़ का प्रावधान रखा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज बेरोजगारी जो है 2.4% रह गई। तो कहने का है इसमें किस तरीके से क्या है, लेकिन तौर पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम खान, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहे, सुनते रहे। करोड़ों दर्शकों का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो राम राज्य की परिकल्पना थी कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो श्री राम बजट इसीलिए कहा है
कि ये लोक मंगल और लोक कल्याणकारी है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही वो बजट के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की जनता की तमाम समस्याओं को, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इसका हल वो करते रहें। सही मायने में यही राम राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।